नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास 9th के इंग्लिश लिटरेचर के इस सेशन में। तो इस सेशन में मैं आज आपको कहानी जो सुनाने जा रहा हूं वो है क्लास 9th के मेमेंट बुक का 3rd चैप्टर ईश्वरन द स्टोरी टेलर। ये जो कहानी है वो आर.के. लक्ष्मण के द्वारा लिखी गई है और आपने आर.के. लक्ष्मण का एक कहानी मतलब मालगुडी डेज एक सीरियल था, वो आपने ज़रूर देखा होगा। तो उन्हीं आर.के. लक्ष्मण की कहानी है यहाँ द ईश्वरन द स्टोरी टेलर की कहानी। तो ईश्वरन, इस कहानी में 3 कैरेक्टर होते हैं, एक गणेश, दूसरे ईश्वरन और तीसरे महेंद्र। तो गणेश को महेंद्र जो थे वो कहानी सुनाते रहते हैं, जो कहानी ईश्वरन ने उन्हें सुनाया था और जो उनके साथ बीता था वो कहानी आप आज सुनेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, तो इस कहानी को ज़रूर पूरा सुने। तो सबसे पहले कहानी स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि ये एक भूतिया कहानी है, मतलब थोड़ा आपको शायद डर भी लगे इस कहानी को सुन करके। तो एक रात महेंद्र जो थे वो अपने नींद से जागते हैं और बाहर जब देखते हैं तो बिल्कुल बादल के कारण अंधेरा था और वो किस कारण पसीने से डूब जाते हैं, क्या कोई भूत था? तो यही कहानी अब आगे बढ़ता है। तो यहाँ जो नरेटर हैं, मतलब अभी जो कहानी सुना रहे हैं वो महेंद्र सुना रहे हैं। एक यंग मैन है, किसे? तो गणेश को। अब महेंद्र के बारे में हम लोग जानते हैं, तो वो एक जूनियर सुपरवाइजर थे कंपनी में, जो कि उन्हें ऑफर करता था, मतलब सुपरविजन का काम ऑफर करता था अलग अलग जगहों पे जहाँ कंस्ट्रक्शन साइट्स होती थी, जैसे फैक्ट्रियों में, पुल का जो कंस्ट्रक्शन होते रहता था वहाँ, उसके बाद बांध बनते रहते थे और इस तरीके का जो भी कंस्ट्रक्शन का काम होता था वहाँ महेंद्र को सुपरविजन का काम होता था। सुपरविजन का काम मतलब जो भी उस साइट पे काम हो रहा हो उस पे उनको नज़र रखना था, बस यही उनका काम था। और दिन भर वो करते क्या थे, उनका काम ऐसा था कि हमेशा कुछ दिनों पर उन्हें एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता था। कुछ ही दिनों पर जब भी उनके हेड ऑफिस से ऑर्डर आता था, कभी कोल माइनिंग मतलब कोयले के खानों में जाना पड़ता था, कभी कभी कहीं रेलवे का जो पुल बन रहा है उस साइट पे जाना पड़ता था, और कुछ महीने बाद जैसे कि उनको किसी केमिकल प्लांट में जाना पड़ता था, और कहीं भी इस टाइप का जहाँ भी कंस्ट्रक्शन वर्क होते रहता था वहाँ सुपरविजन के लिए महेंद्र को जाना पड़ता था। अब उनका क्वालिफिकेशन क्या था कि वो एक बैचलर थे, मतलब स्नातक डिग्री उनके पास थी, और उनकी जो ज़रूरतें थी वो बिल्कुल साधारण थी और हर एक तरीके के ऑड कंडीशन में वो अपने आप को इस तरीके से ढाल लिए थे कि किसी भी ऑड कंडीशन में वो रह सकते थे, चाहे वो इल इक्विप्ड सर्किट हाउस हो या फिर वो कैनवास का टेंट ही क्यों ना हो, वहाँ भी वो रह सकते थे। पत्थरों के बीच में बना जो टेंट रहता था वहाँ भी वो रह लेते थे। लेकिन होता क्या था कि उनके साथ एक कुक जरूर रहता था, मतलब जहाँ भी वो जाते थे उनके साथ एक खाना पकाने वाला रसोइया रहता था जिसका नाम था ईश्वरन, और यही ईश्वरन जो है उनको कहानियाँ भी सुनाता है। तो कुक जो था वो महेंद्र से बहुत ही अटैच्ड था और जहाँ भी वो जाते थे उनके पीछे पीछे मतलब उनके साथ चला जाता था जहाँ भी उनकी पोस्टिंग होती थी। वो उनके लिए करता क्या था ईश्वरन कि उनके लिए खाना बनाता था, महेंद्र के लिए उनके कपड़े धोता था और उनसे बातें भी करता था, रात में महेंद्र से बातें भी करता था। और उसकी जो कहानियाँ होती थी ईश्वरन की वो एंडलेस, मतलब कभी भी ख़त्म होने वाली कहानियाँ नहीं होती थी, और उनका जो सब्जेक्ट होता था मतलब वो अलग अलग विषयों पर आधारित कहानियाँ होती थी। ईश्वरन जो था उसके पास बहुत ही अमेजिंग कैपेसिटी थी कि वो कहीं भी मतलब किसी भी कंडीशन में सब्जियां और खाने बनाने के जो इंग्रेडिएंट जो सामान थे वो उगा लेता था। मतलब कहीं भी दूर दूर तक अगर वीरान पड़ा भूमि है, दूर दूर तक अगर कोई दुकान नहीं है, फिर भी उसे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, वो कहीं भी सब्जी उगा लेता था और खाना बनाने के लिए और भी जो मसाले वगैरह जो धनिया वगैरह ज़रूरी होता है, उसके बाद जो टमाटर वगैरह वो सारा चीज़ वो उगा लेता था। अब वो करता क्या था कि इतना अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाता था, और कब बनाता था? तो सुबह में तो बनाता ही था, और
जब उन लोगों को रहने के लिए जगह क्या दिया गया था, तो जिंक सीट का शेल्टर, मतलब ऊपर से क्या उसको कहते हैं कि जो टीन का शेड रहता है उसी तरीके से जिंक का शेड था, वहीं पे उन लोगों के लिए रहने का जगह था। तो उनका जो महेंद्र थे, महेंद्र के वापस लौटने से, मतलब काम पर से वापस लौटने से 1 घंटा पहले ही वो क्या कर देता था कि फ्रेश वेजिटेबल से बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना करके महेंद्र के लिए रखता था। महेंद्र जो थे सुबह जल्दी जाग जाते थे मॉर्निंग में, और ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने काम के लिए निकल पड़ते थे। उसके बाद वो अपने साथ कुछ बना हुआ भोजन ले जाते थे, जैसे टिफ़िन या लंच बॉक्स जो कह सकते हैं वो ले जाते थे। उसके बाद ईश्वरन करता क्या था कि उस शेड, मतलब जहाँ वो लोग रहते थे उसकी साफ़ सफाई होती थी, वो उनके कपड़े धोता था, और उसके बाद बहुत ही आराम से वो स्नान करता था, बहुत सारा पानी अपने सिर पे डालता था, और उसके बाद वो प्रार्थना करता था। और इस टाइम तक लंच का समय हो चुका होता था, मतलब उसका नहाने, पूजा करने, साफ सफाई करने में लंच का टाइम हो जाता था। तब वो लंच करता था, तब खाना खाने के बाद वो तब तक पढ़ते रहता था जब तक कि वो ऊँघने न लगे। और वो पढ़ता क्या था, तो वो उस तरीके का किताब पढ़ता था जो कि पॉपुलर तमिल थ्रिलर होता था, जिसमें कि लगभग 100 पेज होते थे, जैसे एक नोवेल की तरह कहानी जो होता था वो ईश्वरन पढ़ता था। उसका जो काल्पनिक जो डिस्क्रिप्शन होता था इन कहानियों का, जो तमिल थ्रिलर का, वही ईश्वरन की बातों से भी झलकता था। जब ईश्वरन कहानियाँ सुनाता था तो इसी तरीके का तमिल थ्रिलर में जो काल्पनिक जो चीज़ें होती थी, ईश्वरन की कहानियों में भी उसी तरीके का काल्पनिक कैरेक्टर होता था। उसका अपना जो डिस्क्रिप्शन था, जो कहानियों में वो सुनाता था, वो भी तमिल ऑथर जिन्हें वो पढ़ता था उन्हीं से संबंधित होते थे। जब वो कहानियाँ सुनाता था तो छोटी से छोटी घटनाओं को इतना बढ़ा चढ़ा कर वो कहता था, मतलब इतने सस्पेंस और सरप्राइज के साथ, कि जैसे कि उसका कोई अंत ही न हो। जैसे हम अगर एग्जाम्पल के लिए देखें कि अगर कोई पेड़ हाईवे पर गिर गया है, उखड़ के गिर गया है, तो इसे कहने के अलावे वो कहता क्या ईश्वरन कि अपने भावों को पहले पूरा ऊपर चढ़ा लेता था, और उसके बाद अपने हाथों को इस तरीके से ड्रामा जैसा गेस्चर बनाता था अपने हाथों से, और उसके बाद कहता था कि पूरा जो सड़क था वो वीरान था, मैं सड़क पर अकेले जा रहा था और अचानक मैं देखता हूँ कि एक बड़ा सा झाड़ी नुमा कोई बड़ा सा जानवर जैसा रोड पे पड़ा है। मैं थोड़ा झुकता हूँ, मतलब हाथ मुड़ ही जाता हूँ कि मैं वापस लौट जाऊँ, वो कौन सा जानवर है, इस कारण से मैं डर कर वापस लौटने ही वाला होता हूँ। लेकिन फिर सोचता हूँ कि क्यों ना नज़दीक जा कर के देखा जाए। और जब मैं नज़दीक जा कर के देखता हूँ तो वहाँ क्या था, एक गिरा पड़ा पेड़ था, उसकी जो सूखी हुई शाखाएँ थी वो इधर उधर फैली पड़ी थी। महेंद्र अब ये सारी बातें वो कैनवास के चेयर पे अपने आप को स्ट्रेच करके, मतलब उस पर बैठा हुआ रहता था, और इन सारी बातों को बिल्कुल ध्यान से ईश्वरन की कहानियों को वो सुनते रहते थे। कौन? महेंद्र, जो कि ईश्वरन के मालिक थे। अब वो बताते हैं एक कहानी, तो वो क्या बताते हैं इस कहानी में कि जो प्लेस है जहाँ वो लोग थे, मतलब हैं, वो टिम्बर के लिए फेमस है, मतलब लकड़ियों के लिए। और ईश्वरन शुरू करते हैं कि वहाँ बहुत घने घने जंगल थे चारों तरफ, और जो लकड़ी के जो गट्ठर थे उसे हाथी लॉरीज में, यानी जो गाड़ियाँ थी वहाँ पहुँचा रहे थे। और ये जो हाथी होते थे वो बहुत ही खाए पिए, मतलब बिल्कुल तंदुरुस्त हाथी होते थे। और कभी कभी ये जो हाथी थे वो इतने जंगली, मतलब इतने भयानक हो जाते थे कि जो एक्सपीरियंस्ड महावत भी होते थे वो भी इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते थे जब हाथी विल्ड हो जाते थे। और उसके बाद ईश्वरन क्या करते हैं कि
अपने लॉन्च को अब इलोबरेट करके, मतलब अब वो हाथी के बारे में अब बताएंगे। वो इस तरीके से कहानी अब सुनाते हैं कि अब हाथी पर ही कुछ देर तक वो कहानी को घुमाते रहते हैं। तो वो अब हाथी के बारे में बताना शुरू कर देते हैं, हाथी की कहानी, उस जगह की कहानी बताते बताते। तो बोलते हैं कि एक दिन एक टस्कर मतलब हाथी उस टिम्बर यार्ड से भाग निकलता है और वो इधर उधर घूमने लगता है। वहाँ की जो झाड़ियाँ थी उसे अपने पैरों से दबाना शुरू कर देता है, जो भी लताएं थी उन्हें उखाड़ना शुरू कर देता है, जितने भी पेड़ों की टहनियाँ थी उन्हें उसे वो तोड़ने लगता है। आप जानते हो सर, जो हाथी जो था वो इस तरीके से बिहेव कर रहा था जैसे कि वो पागल हो गया हो। और इस वरण जो था अब इतना एक्साइटेड हो जाता है इस कहानी को सुनाते सुनाते कि वो खुद खड़ा हो जाता है, मतलब वहाँ से उछल करके ज़मीन पर खड़ा हो जाता है और अपने पैरों को इस तरीके से पटकने लगता है जैसे कि पागल हाथी कर रहा होगा, मतलब वो एक्टिंग भी करके दिखाने लगते हैं। अब वो बताते हैं कि जो हाथी था वो शहर के बाहरी छोर पर पहुंच जाता है और वहाँ जो भी घेरा था उसे माचिस की तीलियों की तरह तोड़ देता है। और वो अपनी बात को जारी रखते हैं। वो कहते हैं कि उसके बाद हाथी जो था वो मेन रोड पर आ जाता है और जितने भी फल बेचने वाले जो स्टॉल थे उन्हें वो तहस नहस कर देता है। जो सड़क के किनारे जो मड स्टॉप पॉट्स रखे हुए थे, मिट्टी के जो घड़े थे, जितने भी कपड़े के दुकान थे, सबको वो तोड़ देता है। अब लोग डर करके इधर उधर भागने लगते हैं। उसके बाद हाथी जो था वो स्कूल के ग्राउंड में प्रवेश कर जाता है जहां बच्चे खेल रहे होते हैं। अब स्कूल के ग्राउंड में कैसे प्रवेश करता है तो वो बताते हैं कि जो ब्रिक का वाल था, ईंटों का जो वाल था, उसे तोड़ करके उस ग्राउंड में प्रवेश करता है। और जितने भी बच्चे जो खेल रहे थे वो जल्दी से दौड़ करके क्लासरूम में जाते हैं और अपने क्लासरूम के दरवाजे को कसकर बंद कर देते हैं। अब जो बिस्ट था, जो हाथी था, वो इधर उधर घूमता है, चिंघाड़ता है। उसके बाद गोल पोस्ट, फुटबॉल का जो गोल पोस्ट था उसको उखाड़ देता है, वॉलीबॉल का नेट था उसे फाड़ देता है, और जो ड्रम, मतलब वहाँ जो ड्रम रखा हुआ था जिसमें पानी था, उसे पैर से लात से मार करके उसे चिपटा कर देता है। उसके बाद जो भी जो झाड़ियाँ फूल पौधे लगे हुए थे उसे वो उखाड़ देता है। जितने भी टीचर्स थे सभी छत पर चले जाते हैं, स्कूल के छत पर, स्कूल बिल्डिंग के, और वो असहाय होकर के हाथी का जो आतंक था उसे देखते रहते हैं। उस ग्राउंड में कोई भी आत्मा यानी कोई भी इंसान नहीं रहता है, सब वहाँ से भाग जाते हैं और ऐसा लग रहा था कि वहाँ की जो गलियाँ हैं वो बिल्कुल खाली हो चुकी हैं, कोई भी आदमी वहाँ नहीं है और ऐसा लग रहा था कि सभी लोग अचानक गायब हो गए हों। उसके बाद ईश्वरन बताते हैं कि उस समय मैं जूनियर क्लास में पढ़ता था उसी स्कूल में, और ये पूरा ड्रामा स्कूल के जो छत से मैं देख रहा था। मैं नहीं जानता था कि अचानक मुझे क्या हुआ। मैंने अपने एक टीचर के हाथ से एक केन, मतलब एक बेंत की छड़ी उन्होंने ले लिया और दौड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर करके जो खुला मैदान था जहाँ हाथी था वहाँ वो ईश्वरन पहुँच गए, वो ऐसा बताते हैं। और हाथी जो था उन्हें देख करके अपने जो सूंड में वो एक पेड़ की शाखा जो पकड़े हुए था उसे लहराता है। उसके बाद वो अपने पैर को पटकता है, मड जो था, मड और डस्ट को किक करता है, उसे अपने पैर से मारता है, जैसा लग रहा हो कि वो इन्हें डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये धीरे धीरे उसकी ओर, हाथी की ओर आगे बढ़ते रहते हैं और इनके हाथ में वो जो बेंत की छड़ी थी वो अभी भी रहती है। जो लोग थे इस सीन को बिल्कुल हाइपोनाइज्ड होकर के देखते रहते हैं, नज़दीक के घर के छतों से भी। हाथी जो था वो इनकी ओर लाल लाल आंखें करके देखता है। अब वो इनकी ओर बढ़ने को तैयार ही रहता है, तभी वे, और उसके बाद वो अपना सूंड उठाता है और जोर से चिंघाड़ता है। अचानक उसी क्षण ये आगे बढ़ते हैं और पूरी ताकत से ये करते क्या हैं कि हाथी के तीसरे अंगूठे पर, मतलब जो पैर का अंगूठा रहता है उस पर जोर से उस छड़ी से मारते हैं। अब जो हाथी था वो बिल्कुल स्तब्ध रह जाता है और उसके पूरे शरीर जो था, मतलब सिर से पांव तक बिल्कुल सुन्न हो जाता है और वो वहीं पे धड़ाम से गिर जाता है। मतलब इनके एक छड़ी के वार से वो हाथी जो था वो गिर जाता है।
और उसी पॉइंट को छोड़ करके, वो कहानी को अधूरा छोड़ करके ही ईश्वरन चले जाते हैं और जाते हैं और गैस को ऑन करते हैं और डिनर गरम करने लगते हैं। कुछ बुदबुदाते वहाँ से जाते हैं और जा करके गैस पर खाना गरम करने लगते हैं। महेंद्र जो कि इस कहानी को पूरी ध्यान से सुन रहे थे, वो अब अधूरा रह जाता है। जब ईश्वरन वापस लौट करके आते हैं तो वो कहानी को शुरू नहीं करते हैं वहीं से। तो महेंद्र उन्हें याद दिलाते हैं कि कंक्लूजन जो है वो पेंडिंग ही है, ये कहानी पूरा नहीं हुआ है। तो फिर से वो स्टार्ट करते हैं ईश्वरन कि ठीक है। उसके बाद एक वेटनरी डॉक्टर वहाँ पे लाया जाता है जो जानवरों को ठीक करता है। ईश्वरन जो थे वो बताते हैं कि 2 दिन बाद वो हाथी ठीक हो पाता है और उसके बाद महावत उसे जंगल ले जाता है। तो अब महेंद्र उनसे पूछते हैं कि तुमने ये सब कैसे किया ईश्वरन, किस तरीके से उस हाथी को बेहोश कर दिया, उतना बड़ा जीव को कैसे तुमने गिरा दिया, धराशायी कर दिया। वो बोलते हैं कि ये कुछ नहीं है, ये एक जापानी कला है, कराटे या फिर जिसे जित्सु कहा जाता है। मैंने कहीं इसके बारे में पढ़ा है और शायद उसी कारण से जो लोग होते हैं वो टेम्पररी पैरालाइज हो जाते हैं, उनका नर्वस सिस्टम जो है वो थोड़ी देर के लिए पैरालाइज हो जाता है और शायद वैसा ही उस हाथी के साथ भी हुआ होगा। तो कोई भी दिन ऐसा पास नहीं होता था कि ईश्वरन के पास कोई नया कहानी नहीं होता था, और जितने भी कहानियां होती थी वो एडवेंचर, हॉरर और सस्पेंस से भरा हुआ रहता था। जब भी वो कहानी सुनाते थे, चाहे वो अच्छा हो या ना हो, महेंद्र उसको सुनने में बहुत ही उन्हें एंजॉय होता था, क्योंकि उनका जो कहानी सुनाने का तरीका था वो बहुत ही अलग था। और मिस ईश्वरन उनके उस क्वार्टर में ऐसा लगता था कि जैसे टीवी की जो कमी है उसे वो पूरा कर रहे हों। अब एक सुबह जब ईश्वरन ब्रेकफास्ट के लिए पूछते हैं कि क्या आज कुछ स्पेशल बनाया जाए डिनर में सर, तो वो बोलते हैं कि क्यों। तो वो बताते हैं कि आज जो है वो बहुत ही खास दिन है और हमारे परंपरा के अनुसार आज बहुत ही अच्छे अच्छे व्यंजन बनाना चाहिए और हमारे जो पूर्वज हैं उनकी आत्माओं को ये दान करना चाहिए ताकि उनका जो आत्मा है वो खुश रहे। तो उस रात्रि महेंद्र ने भी बहुत ही स्वादिष्ट डिनर को एंजॉय किया और ईश्वरन का जो पाक कला था, मतलब खाना बनाने में वो जो निपुण थे, उन पर उन्होंने कम्प्लीमेंट दिया, मतलब उनको उसके लिए शुक्रिया अदा किया, बधाई दिया। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही खुश हैं। लेकिन अचानक वो जो थे वो सुपर नेचुरल के बारे में बताने लगे, मतलब सुपर नेचुरल पावर, भूतों की कहानी। वो बताते हैं, क्या आप जानते हो सर, ये जो पूरा फैक्ट्री का एरिया है वो पहले एक ब्यूरियल ग्राउंड था, मतलब कब्र था। वो स्टार्ट करते हैं, महेंद्र जो थे वो वहाँ से जर्क हो जाते, मतलब खाना खाने के बाद वो बिल्कुल सेटिस्फाई थे, सोचते रहे थे कि आज भी कोई अच्छा कहानी सुनने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही वो उन्हें पता चलता है कि जहाँ वो रह रहे हैं इसके नीचे कब्र था, तो वो बिल्कुल क्या होते हैं, डर जाते हैं, मतलब कब्रिस्तान के बारे में सुन करके वो बिल्कुल डर जाते हैं, जर्क हो जाते हैं। और वो उसके बाद ईश्वरन बोलते हैं कि जब मैं पहला दिन आया था, मतलब यहाँ, तभी से मैं जान रहा हूँ इसके बारे में। जब मैं रास्ते में आ रहा था तो मानव का खोपड़ी देखा था, रास्ते में पड़ा हुआ था, और जब मैं आगे बढ़ा तो और भी बहुत सारे मानव के खोपड़ी थे, हड्डियाँ थी। ईश्वरन अपनी बात को जारी रखते हुए कहते रहते हैं, वो कहते हैं, अब इस कहानी को सुनाते रहते हैं। वो कहते हैं कि कभी कभी मुझे रात में भूत भी दिखता है और मैं इन चीज़ों से डरने वाला नहीं हूँ सर, मैं बहुत ज़्यादा इनसे डरता नहीं हूँ, मैं बहुत ही बहादुर हूँ। लेकिन एक रात हुआ क्या कि एक महिला भूत मैंने देखा जो कि बहुत ही डरावनी थी। वो पूर्णिमा के मध्य रात्रि को, मतलब रात के 12 बजे पूर्णमासी के दिन मैंने देखा। वो इतनी भयानक अगली कुरूप क्रिएचर थी, उसके बाल बिल्कुल फैले हुए थे उसके चेहरे पे, और वो ऐसा दिख रहा था, मतलब दिख रही थी जैसे कि कंकाल अपने हाथों में एक फोटस, मतलब एक अजन्मा बच्चा पकड़ी हुई हो। महेंद्र जो थे इस डिस्क्रिप्शन से बिल्कुल
वो डर जाते हैं और उनकी बातों को रोक देते हैं। वहीं पे बोलते हैं, क्या तुम पागल हो गए हो ईश्वरन? ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होता है भूत और आत्मा जैसा, ये तुम्हारे मन की कल्पना है। अब मुझे लगता है कि तुम्हारे पाचन तंत्र का जांच करवाना पड़ेगा, और नहीं तो शायद तुम्हारे सिर का इलाज कराना होगा। तुम अब मूर्खों जैसी बातें सोच रहे हो। उसके बाद वो वहाँ से, जहाँ पे वो खाना खाते रहते हैं, वहाँ से आराम करने वाले जो कमरा रहता है वहाँ पहुँच जाते हैं। और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद वो ईश्वरन की कहानी पूरा नहीं सुने तो कुछ दिनों तक वो उनसे गुस्सा रहेंगे। लेकिन अगले सुबह ही वो इस बात को देख करके बिल्कुल सरप्राइज रह जाते हैं कि वो बहुत ही खुश होकर उनके लिए खाना बना रहे हैं और पहले जैसे ही बातचीत कर रहे हैं। तो उस दिन महेंद्र जो थे वो, मतलब जितना भी उनका ब्रेव टॉक हुआ था पिछली रात्रि को, तो वो जब बेड पे गए थे तो वो थोड़ा असहाय महसूस कर रहे थे, मतलब उन्हें थोड़ा डर लग रहा था। और हर एक रात को जब भी अंधेरा होता है था तो वो करते क्या थे कि जहां वो सोते थे वहीं के खिड़की से बाहर देखने की कोशिश करते थे कि शायद इस अंधेरे में कहीं कोई मूवमेंट तो नहीं हो रहा है। लेकिन जब वो देखते थे तो बाहर देखते थे कि अंधेरे का समुद्र दूर दूर तक फैला हुआ है और बहुत दूर से, मीलों दूर से फैक्ट्री के जो लाइट्स थे उनके टिमटिमाते हुए उन्हें दिखता था। वो हमेशा चाहते थे कि जो लैंडस्केप यानी जो भूमि है वो चंद्रमा की मतलब चांदनी रात की तरह बिल्कुल दूधिया रंग से सफ़ेद हो भूमि। लेकिन जब उन्होंने ईश्वरन की वो कहानी सुनी थी कि किस दिन, तो फुल मून लाइट के दिन एक महिला घोस्ट वहाँ थी, तब से वो खिड़की के बाहर पूर्णिमा के रात को नहीं देखते थे, वो डर गए थे। और एक रात होता क्या है कि जब ईश्वरन महेंद्र अपने नींद से जागते हैं तो वो खिड़की के बाहर जब देखते नहीं, खिड़की के बाहर उन्हें कुछ आवाज़ आता है। तो सबसे पहले उन्हें लगता है कि शायद कोई बिल्ली जो है वो चूहे की तलाश में होगी, लेकिन जो साउंड था, जो आवाज़ था गुर्राने का, वो बिल्ली से बहुत तेज आवाज़ था। तो वो अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाते हैं और वो क्या करते हैं, सोचते हैं कि अपने जो हृदय का धड़कन है उसे रोकते हुए बाहर देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन अचानक वो जो था वो आवाज़ और तेज होते होते फिर बिल्कुल कम हो जाता है। अब वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और अपने आप को क्या करते हैं कि बिल्कुल नीचे झुक जाते हैं, खिड़की के हाइट से भी नीचे, और बाहर देखते हैं, खिड़की के बाहर देखते हैं तो उन्हें बाहर कुछ नहीं दिखता है। बिल्कुल चांद की चांदनी मतलब सफ़ेद चादर बाहर दिखता है। वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था, बस अंधेरे बादल उन्हें दिखते हैं। महेंद्र जो थे वो बिल्कुल पसीने से डूबे हुए थे, मतलब पसीना डर के कारण, और वो जाते हैं और फिर से सो जाते हैं हाँफते हुए। और वो क्या होते हैं कि अब वो भूतिया जो एक्सपीरियंस था उनका, उससे वो बाहर आ चुके होते हैं और वो खुद से क्वेश्चन पूछते हैं कि आखिर मुझे ऐसा एक्सपीरियंस क्यों हुआ। और फाइनली उन्हें ये कंक्लूजन मिलता है कि शायद वो जो सोच रहे थे, जो ईश्वरन ने कहानी सुनाया था उसके बारे में सोच रहे थे, इसी कारण उन्हें ऐसा एहसास हुआ। लेकिन उस समय अगले दिन वो सुबह में जागते हैं, वो स्नान करते हैं और अपने ब्रेकफास्ट के लिए बाहर आते हैं। अब जो उनका प्रीवियस नाइट का, मतलब पिछली रात का जो हॉरर एक्सपीरियंस था, जो डरावना एक्सपीरियंस था, धीरे धीरे उनके याददाश्त से धूमिल होते जाता है। मतलब वो ऐसा लगता है कि वो शायद उसे भूल गए हों। तो ईश्वरन क्या करते हैं कि ब्रेकफास्ट वो कर लेते हैं महेंद्र, उसके बाद उन्हें ग्रीट करते हैं दरवाजे पर, उनका लंच का पैकेट उन्हें पकड़ाते हैं और उनका बैग उन्हें पकड़ाते हैं। तभी महेंद्र जब घर उस जहाँ पे वो जिस क्वार्टर में रहते हैं वहाँ से वो बाहर पैर रखने ही वाले होते हैं, तभी ईश्वरन कहते हैं, सर आपको याद है मैंने कहा था ना उस दिन उस महिला भूत के बारे में जिसके हाथ में एक फोटस रहता है, मतलब अजन्मा बच्चा।
मैंने कहा था और आप उस दिन बहुत गुस्सा हो रहे थे कि मैंने जो बताया वो सभी काल्पनिक चीज़ें हैं, मतलब मेरे मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। तो कल रात आपके साथ क्या हुआ था सर, क्या आपने उसे नहीं देखा? जब मैंने वो आवाज़ सुना था मॉर्निंग का, तब मैं दौड़ करके आपके कमरे में गया था। अब हुआ क्या कि महेंद्र का जो रीढ़ का हड्डी था वो बिल्कुल जम सा गया। वो ईश्वरन की सेंटेंस को कंप्लीट भी नहीं होने दिए, मतलब उसका इंतज़ार भी नहीं किए। वो जल्दी से ऑफिस जाते हैं, पेपर्स वहाँ पकड़ाते हैं और उस भूतिहा जगह को छोड़कर अगले दिन ही वहाँ से चले जाते हैं। तो यही पूरा कहानी है आर.के. लक्ष्मण का। तो ये जो कहानी है वो समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।